हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एनालिटिक फंक्शन को हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा इस फंक्शन में एनालिटिक फंक्शन है या नहीं। ठीक है, किसी पॉइंट के लिए कैसे चेक करेंगे, सभी पॉइंट के लिए कैसे देखेंगे, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही साथ अब इस लेक्चर के थ्रू ये भी समझेंगे कि एक्चुअली में डिफरेंशियबिलिटी और एनालिटिक फंक्शन में क्या डिफरेंस है, यानी कि हम क्या समझते हैं कि दोनों सेम है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। हम आपको जो मेथड बताएंगे बहुत ही सिंपल वे में और बहुत अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं। टाइम बचेगा तो इसी वीडियो के थ्रू हम लोग सीखेंगे कि सीआर इक्वेशन हमारा क्या है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। सीआर इक्वेशन में क्या कंफ्यूजन आती है लोगों को कि ये आती है कि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, मतलब बोलते हैं सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई तो वो फंक्शन मेरा एनालिटिक फंक्शन होगा, डायरेक्टली बोल देते हैं। तो यार इतना सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होने लगे तो फिर क्या। ठीक है, वो नहीं हो सकता। हम उसके लिए हम बहुत आपको एक से दो चार एग्जांपल देंगे, आप देखेंगे वहां पर कि मतलब कि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है तो आप डायरेक्टली कह देंगे हाँ एनालिटिक फंक्शन नहीं है। लेकिन सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होने के बाद भी आप ये श्योर नहीं होते हैं कि वो फंक्शन हमारा एनालिटिक फंक्शन होता है या नहीं। तो उसकी कुछ केसेस होते हैं, नेसेसरी एंड सफिशिएंट केस में आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, तो ये होता है। लोग बोलते हैं कि कंटिन्यूअस चेक कर लेंगे भैया हमारा डिफरेंशियल हो, कंटिन्यूअस चेक कर लेंगे तो हमारा हो गया एनालिटिक फंक्शन। नहीं यार, कंटिन्यूअस फंक्शन से एनालिटिक फंक्शन कैसे डिस्कस कर सकते हो। जब कंटिन्यूअस हम ये डिसाइड नहीं कर सकते डिफरेंशियबिलिटी है या नहीं, तो हम एनालिटिक फंक्शन कैसे डिस्कस कर सकते हैं ना। बस समझ में आ रही है। अगर हम कंटिन्यूअस से डिफरेंशियबिलिटी नहीं डिसाइड कर सकते हैं तो भाई एनालिटिक फंक्शन तो बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, और ओनली डिफरेंशियबिलिटी निकालने पर भी, एक पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी निकालने पर भी आप डैम श्योर नहीं हो सकते हैं कि नहीं भाई ये आपका एनालिटिक फंक्शन है। तो ये सारी बातें जो जितनी कंफ्यूजन है अभी तक आपने पढ़ी, क्योंकि हम लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग जितनी भी अभी तक कंफ्यूजन हम लोगों ने साथ लेकर घूमे हैं, ठीक है, उन सभी कंफ्यूजन को इस लेक्चर के थ्रू आज से खत्म ही कर देते हैं हर हालत में। ठीक ना, तो जैसे कि हमारा पहला लेक्चर यानी कि एनालिटिक फंक्शन पर, डायरेक्टली स्पेशली एनालिटिक फंक्शन पर पहला लेक्चर है। और एनालिटिक फंक्शन के थ्रू अगर हमने बात की कि क्या क्या हम देख चुके हैं, तो हम आपको लिमिट एग्जिस्ट कराना सिखा चुके हैं, कंटिन्यूटी एग्जिस्ट कराना सिखा चुके हैं, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी सिखा चुके हैं। तो यानी कि हम ऑलरेडी 2 लेक्चर बना चुके हैं जिसके थ्रू हमने इतनी बातें देख ली हैं। और इस वीडियो के थ्रू हम चेक करेंगे कि किसी भी फंक्शन को हम एनालिटिक फंक्शन कैसे चेक करें। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन देखो, एनालिटिक फंक्शन के लिए डिफरेंशियबिलिटी तो आपको आना चाहिए, तो हम श्योर बोलते हैं। लेकिन ये नहीं कहते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी मतलब कि जो डिफरेंशियबिलिटी की सेम डेफिनेशन हमारे एनालिटिक फंक्शन में होगी, ये भी गलत है। हमारा कहना है पूरा गलत होगा। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन डिफरेंशियबिलिटी बोल सकते हो कि हाँ चलो ठीक है डिफरेंशियबिलिटी लग रहा है, लेकिन एनालिटिक फंक्शन एक्चुअली में कोई प्रॉपर्टी है नेबरहुड की। एनालिटिक फंक्शन क्या है, नेबरहुड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, जिसको हम लोग सीख रहे हैं, क्लियर हो रहा है ना। तो हम वीडियो से भी सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे एनालिटिक फंक्शन की, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ते हैं और फिर कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। राइट, तो हमारा क्या है कि इफ w इक्वल टू एफ जेड इज ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज एनालिटिक फंक्शन, यानी कॉम्प्लेक्स फंक्शन मेरा एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा एट जेड नॉट इफ फंक्शन डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट एंड एवरी पॉइंट इन सम नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। यानी कि अगर वो फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक, इज एन एनालिटिक एट जेड नॉट इफ, पहला केस हमने ये देखा इसमें कि बोल रहा है डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट, और दूसरा जेड नॉट के जो नेबरहुड होंगे, भाई समझो, एवरी पॉइंट इन सम नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। ठीक है, यानी कि जेड नॉट के कोई नेबरहुड ले लेंगे हम और उसके सभी पॉइंट पर ये हमारा क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ये बात है, यानी कि जैसे कि हमने बोला कि कोई पॉइंट पर हमारे डिफरेंशिएबल है फंक्शन मेरा, कोई पॉइंट पर ये मेरा क्या डिफरेंशिएबल है, तो ये तो डिफरेंशिएबल है लेकिन अभी भी एनालिटिक नहीं है, अभी भी एनालिटिक नहीं है। हमने क्या बोला, डिफरेंशिएबल तो है लेकिन अभी एनालिटिक नहीं होगा जब तक एक केस और ना सोल्व कर ले। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएबल है एट जेड नॉट, लेकिन अभी ये क्या है हमारा एनालिटिक नहीं है,
क्योंकि अगर केवल एक ही पॉइंट पर डिफरेंशियल है तो इसके अनदर नेबरहुड फाइंड नहीं कर सकते। जैसे मैं लाइक एग्जांपल तो मैं बताता हूँ साथ साथ। जैसे एग्जांपल ले लिया मैंने, एग्जांपल ये है कि mod z स्क्वायर इज ए डिफरेंशियल एट, ठीक है, z इक्वल टू 0 ओनली एट z इक्वल टू 0। यानी कि ये डिफरेंशियल, ये फंक्शन डिफरेंशियल है केवल और केवल z इक्वल टू 0 पर, इसके अलावा और किसी पर नहीं, ठीक है। लेकिन हम बात करें अगर एनालिटिक की, तो ये क्या होगा, इज नॉट एनालिटिक एट एवरी पॉइंट ऑफ z, या एनी पॉइंट बोल सकते हो, एनी पॉइंट ऑफ z, ठीक है, एनी पॉइंट ऑफ z। ये बहुत अच्छा ट्विस्ट है इसमें। हमने क्या सीखा इसमें, हमने ये सीखा कि कोई फंक्शन है वो डिफरेंशियल है एट ओनली z नॉट, z नॉट है यानी z इक्वल टू 0 पर, ये क्या है, डिफरेंशियल है, आप चेक करके देख लेना, ठीक है। लेकिन ये फंक्शन मेरा क्या होगा, एनालिटिक नहीं होगा। ये फंक्शन मेरा क्या होगा, एनालिटिक नहीं होगा एट एनी पॉइंट ऑफ z, z के किसी भी मान के लिए एनालिटिक नहीं होगा। ऐसा क्या है, ऐसा क्यों है, हम ये सीखेंगे, अपने डेफिनेशन को क्लियर करेंगे और अपने एक पहले कंफ्यूजन दूर करते हैं एनालिटिक के थ्रू कि जितने भी डिफरेंशियल फंक्शन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एनालिटिक फंक्शन होते हैं। जो मैंने अभी पढ़ा था, जो भी आप में महसूस करते थे कि नहीं ऐसा होता है, वो गलत है भैया, वो सब कुछ गलत है। जो भी आप ऐसा अगर बोलते हैं, ठीक, वो बिल्कुल गलत है, ठीक है, वो सही नहीं है। आप क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे आया उसका एक ओपन डिस्क बनाए। जैसे जिस पॉइंट पे आपका डिफरेंशियल हो रहा है उस पर एक ओपन डिस्क बनाए, यानी कि नेबरहुड क्रिएट करें, और नेबरहुड क्रिएट करने पर उस पे जो पॉइंट आएंगे, ठीक है, उन पर क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल होना चाहिए, नहीं तो नहीं माना जाएगा। तो अगर देखा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो जेड हमारा एक ही पॉइंट पर ये नेबरहुड है, हमारा केवल एक ही पॉइंट पर ये नेबरहुड है, मतलब एट जेड इक्वल टू 0 पर। और जब आप इसका नेबरहुड क्रिएट करेंगे, इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है, जो पॉइंट आएंगे उस पर ये क्या है, नेबरहुड नहीं है, सॉरी डिफरेंशियल नहीं है। और जितने नेबरहुड पॉइंट होंगे, इसके नियरेस्ट जो भी पॉइंट होंगे उन पे क्या है, डिफरेंशियल नहीं, क्योंकि डिफरेंशियल केवल z इक्वल टू 0 पर है, इसके अलावा किसी पॉइंट पर नहीं है। तो ऑफकोर्स जब हम इसकी बात करेंगे, सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, सेकंड पॉइंट होता है एवरी पॉइंट इन सम नेबरहुड ऑफ z नॉट। तो इसका कोई नेबरहुड उठाएंगे, उसके सभी पॉइंट पर अगर हम देखें, इसका कोई एक नेबरहुड उठाएंगे, उसके सभी पॉइंट पर अगर हम देखेंगे कि डिफरेंशियल है या नहीं, तो नहीं होगा भाई, डिफरेंशियल नहीं होगा। बिकॉज मैंने बोला ना कि ये डिफरेंशियल है केवल और केवल z इक्वल टू 0 पर है, अदर पॉइंट पे है ही नहीं। जब तो हम जब उसका नेबरहुड क्रिएट किए, ठीक है, z नॉट यानी z इक्वल टू 0 पर एक नेबरहुड क्रिएट किए, उसमें ऐसे बहुत सारे पॉइंट आए हैं, तो उनके सभी पॉइंट पर अगर हम चेक करना चाहेंगे तो क्या है, नंबर ये हमारा डिफरेंशियल होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा, क्योंकि ये तो बोल रहा है ओनली z इक्वल टू 0 पर है, तो उसमें नहीं होगा। जब उसमें नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि भैया ये किसी पॉइंट पर नहीं, क्योंकि एक ही पॉइंट पे डिफरेंशियल हो रहा था, अदर पॉइंट पे हो भी नहीं रहा था जिसमें हम नेबरहुड क्रिएट करेंगे। तो भैया ये क्या होगा, इज नॉट एनालिटिक एट एनी पॉइंट ऑफ z, तो ये हमारा एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। आई थिंक इस एग्जांपल से तो आपको ये पक्का क्लियर हो गया होगा कि सभी डिफरेंशियल फंक्शन आपके एनालिटिक फंक्शन नहीं होते, क्योंकि मोस्टली हमारे क्या होते हैं, डिफरेंशियल हो रहा है और वो हमारा एनालिटिक भी हो रहा है, डिफरेंशियल भी हो रहा है, हमारा एनालिटिक भी हो रहा है। बस समझना, डिफरेंशियल एनालिटिक करते करते हम ये जान, मतलब हम 2-4-10 एग्जांपल करने से हमें लगने लगता है कि नहीं, जितने भी डिफरेंशियल फंक्शन है वो मेरा क्या है, एनालिटिक फंक्शन है। लेकिन क्या एक्चुअली में ऐसा हुआ, एक्चुअली में ऐसा हुआ, आपने देखा क्या हुआ, नहीं हुआ। इस कंफ्यूजन को हम लोग दूर करते हैं आज से, ठीक है। तो भाई 2-4-10 एग्जांपल करने से हमें ये एहसास, मतलब कि ना मान लें कि रियलिटी यही है। तो आप एक बार ध्यान से इसको पढ़ेंगे डेफिनेशन को ना, तो आपको रियलिटी समझ में आएगी। रियलिटी क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पहला काम ये बताओ आप कि इस डेफिनेशन के थ्रू आपको एनालिटिक फंक्शन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इस डेफिनेशन के थ्रू हमने क्या सीखा है कि कोई फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होगा किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है। उसके कंडीशन है इफ उस फंक्शन, वो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियल होगा उस पॉइंट पर, और साथ साथ उस पॉइंट पर हम एक नेबरहुड बनाए, उसके नेबरहुड की किसी नेबरहुड के, ठीक है, उसके नेबरहुड बना लें, और उसके प्रत्येक पॉइंट पे देखेंगे हम लोग सम नेबरहुड ऑफ z नॉट, एवरी पॉइंट इन सम नेबरहुड, एवरी पॉइंट मतलब उसके हर एक पॉइंट पे देखेंगे हम लोग क्या उस पर डिफरेंशियल हो रहा है। अगर उस पर भी डिफरेंशियल है ये फंक्शन, तो मैं कह सकता हूं कि वो एनालिटिक होगा, ठीक है।
मैं कह सकता हूँ वो एनालिटिक फंक्शन। तो पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं कि क्या होगा ना। जैसे एक एग्जांपल ले लो, ये तो नॉट वाला था, अब एक राइट वाला ले लो। जैसे हमने लिया एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या करेंगे, डिफरेंशियल दिखा लेते हैं। अब डिफरेंशियल दिखा रहे हैं तो देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, फंक्शन कैसा होगा, लिमिट आपको पता है एफ डैश जेड, वैसे ही ये हमारा पॉलिनोमियल है। और हम आपको डायरेक्टली बता दें, पॉलिनोमियल जितने भी होते हैं वो हमारे डिफरेंशियल भी होते हैं और कॉन्टिन्यूस भी होते हैं एट एवरी पॉइंट ऑफ जेड इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। एट एवरी पॉइंट ऑफ जेड इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, यानी कि इस डिफरेंशियल, ये हम लोग क्लियर कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में, तो प्रूफ करने की जरूरत है नहीं। डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ जेड इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। अच्छा, अगर ये सभी पॉइंट पर हमारा डिफरेंशियल है, अब किसी एक पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट मान लो एट जेड इक्वल टू आप ए लेते हैं, मान लीजिए ऐसे समथिंग, ठीक है। एट जेड इक्वल टू ए पर ले लिया आपने, अब एट जेड इक्वल टू ए पर डिफरेंशियल चेक किया। अब इसका एक नेबरहुड क्रिएट करेंगे, अब कॉम्प्लेक्स प्लेन के सभी पॉइंट पर ये हमारा है, तो इसके जो पॉइंट आएंगे उस पर डिफरेंशियल होगा नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। तो मतलब इस एग्जांपल को मैं डायरेक्टली कह सकता हूं। अब ये देखो, अगर मैंने डायरेक्टली कर दिया ऐसे, ये देखो इस बात को हमने लिखा नहीं और ऐसे डायरेक्टली मैंने बता दिया कि ये सभी पॉइंट पे है, तो भाई कॉमन सेंस होना चाहिए कि हाँ इस पर भी होगा, इसके नेबरहुड भी होगा, उसके नेबरहुड के सभी पॉइंट पर होगा। आराम से हम लोग कह सकते हैं ना डायरेक्टली जिस पॉइंट पे बात करें, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर इज आल्सो एनालिटिक at every point of z, at every point of z। देखो हमने डायरेक्टली बोल दिया कि ये मेरा एनालिटिक है एट एवरी पॉइंट ऑफ z। बस समझना, कहने का मतलब ये है कि मैंने कैसे डिसाइड कर लिया कि हाँ ये सभी में एनालिटिक है। भाई आप किसी भी पॉइंट को लेकर आप बात कर सकते हैं। मान लो हम किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, हमने पहले बोला, तो आप सभी जो भी पॉइंट पे आप डिफरेंशियल दिखाते हैं उसका नेबरहुड क्रिएट करें, उसका भी डिफरेंशियल दिखा दें, हो गया। तो सभी पॉइंट पे है, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के जितने भी पॉइंट हैं सभी पॉइंट पे जब है तो बात ही नहीं आगे बढ़ती है ना, यहाँ से बात स्टॉप हो जाती मेरी। और बात तब आगे बढ़ती जब एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करते, तो हम डिस्कस करते हैं कि उस पर उसका नेबरहुड क्रिएट करें, फिर उसके पॉइंट निकालें, उस पर फिर हम अपना चेक करें, है ना। तो ऐसे आपको डिसाइड करना है। तो ये मेरा एग्जांपल था, बहुत अच्छा एग्जांपल था ये, क्योंकि ऐसे ही दो चार एग्जांपल तुम लोग करते करते ये डिसाइड कर लेते हो कि जितने भी डिफरेंशियल फंक्शन है वो मेरे क्या एनालिटिक फंक्शन होते हैं। तो ये गलत होगा कहना, ठीक है। हमने आपको बताया क्यों गलत होगा, मैंने आपको समझा दिया वीडियो प्रैक्टिकल के साथ। अब हम कुछ टॉपिक है एंटायर फंक्शन, बिकॉज एंटायर फंक्शन हमारे क्या नाम है CSI नेट के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। तो एंटायर फंक्शन में हमें सीखना है, एनालिटिक फंक्शन हमने सीख ही लिया है, इसलिए मैंने डीप बता दिया, क्योंकि उसमें भाई बहुत लैंग्वेज एक साथ खेलते हैं यार। CSI नेट के क्वेश्चन में लैंग्वेज साथ ही खेलना होता है, ठीक है। इतना लैंग्वेज साथ खेलते हैं कुछ कहने बाद में, जैसे कि अच्छा इसका दूसरा नाम भी सीख लो यार, इज आल्सो कॉल्ड, ये भी जान लो, इज आल्सो कॉल्ड, ठीक है, रेगुलर। सोचोगे रेगुलर अलग होता है, नहीं भैया, रेगुलर भी बोलते हैं इसको और होलोमॉर्फिक भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं रेगुलर अलग होता है। रेगुलर पॉइंट्स इसको हम डिफाइन कर सकते हैं ना, रेगुलर पॉइंट्स इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए रेगुलर भी हो सकता है, ये होलोमॉर्फिक भी होता है, ठीक है। अब समझ में तो आई गई होगी। रेगुलर पॉइंट से भी डिफाइन करते हैं कि जितने रेगुलर पॉइंट पर अगर हमारा कोई रेगुलर पॉइंट है, मान लो इसको बताएंगे, रेगुलर पॉइंट भी बता देंगे, ठीक है, समझा देंगे। फिलहाल ये जान लो कि रेगुलर पॉइंट से भी डिफाइन होता है कि सभी रेगुलर पॉइंट पर ये हमारा क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन होगा, वैसे कुछ, ठीक है। और होलोमॉर्फिक भी बोलते हैं हम लोग, तो इसको रेगुलर भी बोलते हैं, होलोमॉर्फिक भी बोलते हैं और एनालिटिक फंक्शन भी बोलते हैं। तो होलोमॉर्फिक दे तो फिर भी समझ जाना कि हाँ भैया हमारा यही होगा, और होलोमॉर्फिक ठीक हो और रेगुलर हो गया तो भी समझ आना कि हमारा एनालिटिक फंक्शन की बात कर रहा है। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। रेगुलर पॉइंट हम डिस्कस करेंगे तो रेगुलर भी बात डिस्कस कर देंगे, और लगभग सिमिलर होते हैं, तो इसको हम लोग सिनोनिम्स के एज ए सिनोनिम्स इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना। अब एंटायर फंक्शन की बात कर लें, ठीक है। एफ जेड है कोई मेरा फंक्शन w इक्वल टू एफ जेड, जो कि क्या है, इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट ऑफ जेड, एट एवरी पॉइंट ऑफ जेड, ठीक है। जब ऐसी बात होगी तो मैं इसी को कहूंगा कि w जो मेरा हो गया, w इक्वल टू एफ जेड जो है वही मेरा क्या होगा, एंटायर फंक्शन होगा। क्या होगा, एंटायर फंक्शन होगा, ये हो गया। तो इससे पहले वाला एग्जांपल जो हमारा था w इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू
जेड स्क्वायर क्या मेरा एंटायर फंक्शन होगा? बिल्कुल होगा भैया, यह एंटायर फंक्शन होगा। ठीक है, चलो एक साथ दो एग्जांपल का काम खत्म। क्लियर हो रहा है ना? एक एक पॉइंट क्लियर कर रहे हो, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो एंटायर फंक्शन भी आपने क्लियर किया है कि मेरा कोई फंक्शन है जो कि एनालिटिक है एट एवरी पॉइंट ऑफ जेड इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो अगर ऐसा है तो मैं कह सकता हूं कि वो एफ जेड क्या होगा? एंटायर फंक्शन होगा। एफ जेड क्या होगा? एंटायर फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये भी मैंने क्लियर कर लिया, एनालिटिक फंक्शन भी मैंने क्लियर कर लिया। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, सीआर इक्वेशन। बिकॉज सीआर इक्वेशन इसलिए मैं बताऊंगा ताकि क्वेश्चन में कमांड करने के लिए सीआर इक्वेशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी दो केसेस होते हैं, नेसेसरी केस होता है, सफिशिएंट केस होता है, दोनों ही केस हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? अब हम लोग डिस्कस करेंगे सीआर इक्वेशन पर। ठीक है, सीआर इक्वेशन, कॉची रीमान इक्वेशन, राइट। इसके दो केसेस होते हैं, एक नेसेसरी केस होता है, एक सफिशिएंट केस होता है। तो नेसेसरी देख लो, नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन कहता है कि एफ जेड मेरा एनालिटिक होगा, एफ जेड टू बी एनालिटिक, एनालिटिक इफ, पहली बात एफ जेड क्या होता है वो जान लो आप। एफ जेड हमारा होता है, यानी कि डब्ल्यू इक्वल टू, जो तुम लोग बोलते हो डब्ल्यू इक्वल टू हमारा एफ जेड, इसको हम लिखते हैं यू प्लस आई वी। ठीक है, तो यानी ये इक्वल टू होता है यू, यानी कि जो यू होता है वो भी हमारा एक्स वाई का फंक्शन होता है, रियल फंक्शन होता है। ठीक है, और प्लस आई, और जो v होता है वो भी मेरा एक्स वाई का रियल फंक्शन होता है। और भी हम लोग एक कंडीशन जानते हैं कि अगर ये कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस, अगर ये दोनों कंटिन्यूअस है तो एफ जेड को हम लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं। ये सिंपल सी हमारी थ्योरी थी जो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखी। ठीक है, तो एफ जेड टू बी एनालिटिक इफ। अब वो केसेस क्या है? पहला केस ये है कि एफ जेड मेरा क्या होना चाहिए? इज डिफरेंशियल अगर किसी पर्टिकुलर के पॉइंट के लिए देख रहे हो तो उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आप देख सकते हैं एट जेड नॉट। ठीक है, दूसरा इसके जो हमारे पास यू एक्स यानी रियल है, ये रियल पार्ट होता है, ये क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट में क्या होने चाहिए हमारे पास? हम डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, पहले रियल पार्ट में देखो, जैसे यू एक्स कमा वाई है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में भी पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हैं एंड वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर सकते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जिसको बोलते हैं यू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जिसको बोलते हैं यू वाई, एंड इसको भी हम लोग करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया? पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। ठीक है, ये समझ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। आर एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट होने चाहिए। ये हमारा क्या होगा? सेकंड पॉइंट होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट मेरा क्या है? सेटिस्फाई द इक्वेशन। क्या है इक्वेशन भाई मेरे पास? वो है कि यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस का वी एक्स। राइट, देखो आगे ना बात। नेसेसरी कंडीशन मेरा क्या कहता है? भाई हम लोग इतना ही कर लेते हैं तो हम लोग ये मान लेते हैं कि मेरा एनालिटिक फंक्शन है या नहीं। भाई ये नहीं है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं, श्योर कह सकते हैं कि एनालिटिक फंक्शन नहीं है, लेकिन इतने होने से हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है। बस समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है, मात्र इतने से आप ये नहीं कह सकते हैं कि एनालिटिक फंक्शन है या फिर नहीं, बस समझना। ठीक है, तो इतना ही हमारा डिसाइड नहीं करेगा, इसके आगे मुझे कुछ वर्क करने पड़ेंगे, जो भी वर्क आपने देखे अभी। ठीक है, ये तो था नेसेसरी कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं एक बार। ठीक है, नेसेसरी कंडीशन तो क्लियर हो गया, अब सफिशिएंट देख लो। सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि एफ जेड टू बी एनालिटिक इफ फर्स्ट कि यू एक्स हमारा, यू वाई हमारा, वी एक्स हमारा और वी वाई आर सेटिस्फाई, सॉरी एग्जिस्ट बोल सकते हो। देखो यहाँ पर हम कोई पर्टिकुलर पॉइंट की बात नहीं करें तो एट एनी पॉइंट ऑफ जेड बोल सकते हो, एट एनी
पॉइंट ऑफ जेड बोल सकते हो, ठीक है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई आर एग्जिस्ट, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर ये किसी एक डोमेन में हो रहा है एनालिटिक इन डोमेन डी, तो उसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, कंटिन्यूस होना चाहिए मेरा एफ जेड, ठीक है, इस कंटिन्यूस इन डी, ये हो गया, ये क्लियर हो गया। एंड थर्ड, सेटिस्फाई CR इक्वेशन एट एनी पॉइंट एट ईच पॉइंट, इसके जितने पॉइंट हैं सभी पॉइंट पर ये क्या होना चाहिए, CR इक्वेशन मेरा सेटिस्फाई होना चाहिए, ऐसा हम लोग CR इक्वेशन मतलब यही मेरे जो इक्वेशंस हैं ये मेरे सेटिस्फाई होने चाहिए। तो ये हमने देखा, ये मेरा सफिशिएंट कंडीशन है, ये मेरा ये। अच्छा, इन दोनों डिफरेंस क्या है, तो आप देख रहे हैं डिफरेंसिबिलिटी, ये बोल रहा है सफिशिएंट है, मतलब सफिशिएंट है, अगर आप कंटिन्यूस भी दिखाते हैं सफिशिएंट है वो, ठीक है ना। तो ये बात हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो अपने लेक्चर में हमने क्या सीखा कि अगर हम ओनली CR इक्वेशन सेटिस्फाई कराते हैं तो हम वी कैन नॉट से कि हमारा ये भाई एनालिटिक है, ठीक है, कुछ नहीं कह सकते हम, बिकॉज रीजन क्या है, इसके साथ ये भी पॉइंट्स है जिसको मुझे ध्यान देना है, ये दो पॉइंट्स हैं, ये फिर ये दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मुझे ध्यान देना है, और तभी हम कह सकते हैं कि हाँ ये मेरा एनालिटिक फंक्शन होगा। तो ये सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए आप। तो हम फिर चलते हैं न्यूमेरिकल की ओर, राइट फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिया है, इसमें बोला है सो दैट द फंक्शन एफ जेड साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा कॉस हाइपरबोलिक साइन वाई इज कंटिन्यूअस एज वेल एज एनालिटिक एवरीवेयर, ठीक है। मेरा ये है कि ये कंटिन्यूअस है और साथ ही साथ ये मेरा क्या हो एनालिटिक है सभी जगह पर, है ना, जेड के सभी पॉइंट पर। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा एनालिटिक है या नहीं है, उस मतलब प्रूफ करना है तो ही है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, इसको क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, सोल्यूशन देख लेते हैं एक बार। सोल्यूशन में हमारा ये है कि एफ जेड इक्वल टू मेरे पास है साइन एक्स हाइपरबोलिक कॉस वाई प्लस आयोटा कॉस एक्स हाइपरबोलिक साइन वाई, राइट, ये है मेरे पास। इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करेंगे, बिकॉज वी नो दैट कि हमारा एफ जेड इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस आई वी होता है। तो यहाँ से आप इमेजिनरी और रियल पार्ट अलग अलग करेंगे, तो यहाँ से यू बराबर क्या आ जाएगा, यू एक्स वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक वाई एंड वी एक्स कमा वाई मेरे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब सिंपली आपको करना क्या है, आपको पहले तो ये चेक करना है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि हमको कंटिन्यूअस चेक करना है, ठीक है, और फिर एनालिटिक चेक करना है। तो पहले हम लोग कंटिन्यूअस देख लेते हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूअस देखो मेरे पास दो केसेस थे, एक नेसेसरी एक सफिशिएंट। तो कंटिन्यूअस वाली बात आ रही तो सफिशिएंट केस में चला गया, ठीक है, और डिफरेंशियल की बात आ जाए तो नेसेसरी केस में चला गया। तो मेरा मतलब कि हमारा जो CR इक्वेशन का सफिशिएंट केस है उसका ये है हमारा, ठीक है, एग्जाम्पल। तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि पहले इसको कंटिन्यूअस देख लेते हैं। यहाँ पे दोनों को ऑब्जर्व करें एक बार, मतलब कि u को भी ऑब्जर्व करें और v को भी ऑब्जर्व करें। तो डिनोमिनेटर हमारा कुछ होता ही नहीं है, x और y की कुछ भी वैल्यू रखें, जब डिनोमिनेटर मेरा है ही नहीं तो मतलब वो नॉन जीरो रहेगा। तो x और y की सभी वैल्यू के लिए डिनोमिनेटर मेरा क्या रहेगा, नॉन जीरो रहेगा, ठीक है। तो आपको मैंने डायरेक्टली प्रॉपर्टी बताया था, तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा मेरा, तो ये मेरा डायरेक्टली कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x एंड y, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि सभी x और y के सभी वैल्यू के लिए हमारा डिनोमिनेटर क्या होगा, एंड नॉन जीरो डिनोमिनेटर, नॉन जीरो डिनोमिनेटर u एंड v, राइट। तो ये मेरा है। तो यानी कि हमें करना क्या है इसमें, एक्चुअली में अगर ऐसा है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि u एंड v इज कंटिन्यूअस, ये बात तो क्लियर हो गई कि u और v मेरा क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर ये कंटिन्यूअस है तो सो इम्प्लाई मैं कह सकता हूँ कि एफ जेड भी मेरा क्या होगा, एफ जेड इज आल्सो
कंटिन्यूअस। एक बात तो कहानी क्लियर हो गई, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था u और v अगर मेरा कंटिन्यूअस है तो एफ भी मेरा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये मैंने आपको प्रॉपर्टी बता दिया था, ठीक है। अब इसमें कहानी क्या है, कंटिन्यूअस तो हो गया, एक काम तो मैंने कर डाला कि कंटिन्यूअस दिखा दो, एनालिटिक का भी काम एक हो गया, ठीक है। अब क्या है कि आपको क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, ठीक है। आपको क्या कराना है, इजिस्ट कराना है। क्या कराना है, इजिस्ट। तो इसको देख लेते हैं एक बार। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, u हमारे पास क्या है, u इक्वल टू मेरे पास है साइन x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y, ये है। इसको x रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव तो यू एक्स मेरा हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, x रिस्पेक्ट में करेंगे तो y मेरा कांस्टेंट, एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे इसको हम, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा कॉस का साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक y। एंड जब आप यू आई निकालेंगे तो x को हम एज ए कांस्टेंट देखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा साइन एक्स, और कॉस हाइपरबोलिक y का होता है साइन हाइपरबोलिक y, राइट। डिफरेंशिएट मैंने कर लिया। सिमिलर आप v का देख लें, तो v इक्वल टू मेरे पास क्या है, कॉस x इंटू साइन हाइपरबोलिक y। इसका देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यहाँ से vx मेरा क्या हो जाएगा, तो माइनस साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक y। एंड vy देख लें आप, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा cos x साइन हाइपरबोलिक y। ये तो इससे क्या हुआ है, इससे हमें देखने को मिल रहा है कि मेरे पास मतलब ये भी एग्जिस्ट हुआ, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया आराम से, ठीक है। ये भी एग्जिस्ट हुआ, ये भी एग्जिस्ट हो रहा है, ये भी मतलब ये सभी एग्जिस्ट हो रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट ये होगा कि ये चारों एग्जिस्ट होने चाहिए, तो देखो एग्जिस्ट हो रहे हैं, सिंपली हमने आराम से निकाल लिया। तो हम कह सकते हैं कि दूसरा पॉइंट भी मेरा क्लियर हो गया। चलो लास्ट में इसको लिख लेंगे, ठीक है। रिजल्ट हम लोग लास्ट में लिख लेंगे, क्लियर हो गया ना। अब इनको देखो कि आप सी आर इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो एक बार देख लें सी आर इक्वेशन, यू एक्स इक्वल टू वी वाई होना चाहिए एंड यू आई इक्वल टू माइनस वी एक्स होना चाहिए। तो देखो क्या इसको सेटिस्फाई करता है, देख लेते हैं एक बार। यू एक्स इक्वल टू वी वाई बिल्कुल है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। एंड यू आई इक्वल टू माइनस वी एक्स, तो ये भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई मेरा कर रहा है। देखो इसकी वैल्यू अगर इसमें रखोगे, इसकी वैल्यू अगर इसमें रखोगे तो माइनस वी एक्स ही होगी, ठीक है ना। तो आराम से रख के देख लें। तो हमने क्या बोला, हेंस देखो आपने उसमें केसेस पढ़े थे। पहला केस पढ़ा था कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, देखा हमने कंटिन्यूअस भी हो गया मेरा, ठीक है। दूसरा केस पढ़ा था कि मेरे एग्जिस्ट होने चाहिए, तो आपके देखो एग्जिस्ट भी हो रहे हैं। और तीसरा केस क्या पढ़ा था, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होने से, देखो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई भी हो रहा है। एंड आल्सो यू एक्स यू आई वी एक्स वी वाई आर एग्जिस्ट। अगर ये सारे कंडीशन हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं, सेटिस्फाई लिख लो, सेटिस्फाई, अगर ये सभी सेटिस्फाई हैं, ये एग्जिस्ट हो रहे हैं, ये कंटिन्यूअस भी है, अगर ये सभी केसेस हमारे फॉलो हो रहे हैं, तब हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट कि हमारा फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक होगा। और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की तो निकालना नहीं है, तो एनालिटिक है एवरीवेयर, ठीक है। तो हमारे पास एक बात निकल गई। हेंस अब हम कह सकते हैं आराम से, हेंस गिवन फंक्शन, गिवन कॉम्प्लेक्स फंक्शन ठीक है, इज एनालिटिक एवरीवेयर। तो बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक। हमने क्या देखा, पहला काम था कि इसमें कंटिन्यूअस प्रूफ ही करना था, तो हमने वो तो प्रूफ किया। और अगर प्रूफ ना करना भी होता तो हम लोग एक बार कंटिन्यूअस देखते हैं, ठीक है ना, कंटिन्यूअस देख लेते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा कि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा, दूसरा पॉइंट हो गया। हमने देखा कि इसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहे हैं ना, तीनों पॉइंट हो गए। अगर तीनों पॉइंट हो गए बाय सफिशिएंट कंडीशन भी एब्जेक्ट टू बी एनालिटिक, ठीक है। उस केस से हम लोग क्या देखेंगे कि मेरा एनालिटिक है नहीं, तो तीनों केसेस अगर सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन क्या है मेरा, कंटिन्यूअस है। और सभी पॉइंट के लिए देख रहे हैं तो एवरीवेयर। क्लियर हो गया। आई थिंक ये एग्जाम्पल से आपको कुछ ना कुछ क्लियर होता होगा। अभी हम दो चार एग्जाम्पल्स और बताएंगे कि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो भी मेरा क्या होगा, ये एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है। सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं है किसी एक पॉइंट पर, उसके नेबरहुड पर, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, तो ये मेरा क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हम देखेंगे भी, ठीक है ना। तो बने रहिए मेरे साथ। अब हमने सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन लिया है। सेकंड क्वेश्चन में मुझे करना क्या है, सो दैट द फंक्शन, हमारे पास फंक्शन है उसको एनालिटिक नहीं है ऐसा प्रूफ करना है,
ठीक है, एट ए ओरिजिन। और हमें इसी पॉइंट पर हमें ये देखना है कि वो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है या नहीं, मतलब एट ए ओरिजिन ही मुझे चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए मुझे यहाँ पे काम करना है अपना। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन करेंगे इसको देख लेते हैं, एक बार इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। तो पहले गिवन फंक्शन लिख लो, एज जेड इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई, राइट। ये है, यहां से रियल इमेजिनरी पार्ट निकाल लेते हैं, हम लोग रिड्यूस कर देते हैं। तो रियल पार्ट मेरा क्या आएगा, यहाँ से एक्स कमा वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई। यहाँ कोई इमेजिनरी पार्ट तो है नहीं, तो डायरेक्टली मैं वी एक्स कमा वाई इक्वल टू 0 लिख लूंगा। ठीक है, अब हमारी कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। मुझे क्या करना है, इनके पार्शियल डेरिवेटिव निकालने हैं। पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटीन्यूअस होगा नहीं होगा, कुछ भी होगा नहीं होगा, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। पहला एग्जांपल जो मैंने बताया था वो मेरा एग्जांपल था सफिशिएंट केस का, और दूसरा एग्जांपल जो अभी मैं कर रहा हूँ इसको मैं करूंगा नेसेसरी केस के अकॉर्डिंग। ठीक है, अपने सीआर इक्वेशन को नेसेसरी केस के अकॉर्डिंग मैं इसको ट्रीट करूंगा। क्लियर हो गया ना? चलो देख लेते हैं इसको। ये मॉड है, सॉरी मॉड तो मैंने लगाया नहीं, लगा ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मॉड इसलिए लगाया क्योंकि पॉजिटिव का रूट निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये इसलिए तभी ये पूरी तरीके से मेरा क्या होगा, ये पूरी तरीके से तभी मेरा वो होगा, रियल होगा, नहीं तो ये मेजरी भी हो सकता है, बिकॉज एक्स और वाई मेरा जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग मेजरी भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे मॉड नहीं लगाए, तो आप मॉड जरूर लगा लेना, नहीं तो उससे कहानी हमारी चेंज भी हो सकती है। क्लियर हो गया ना? चलो यहाँ से आपको क्या पता चला कि ux इक्वल टू मेरा इतना है, वी एक्स वाई मतलब इतना हो गया। अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले इसके हमें, अब इसको तो डायरेक्टली आपको डिफरेंशिएट कर नहीं सकते हैं, तो इसको डिफरेंशियल रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, क्या दिक्कत है। तो हम लोग क्या करेंगे, एज एक्स जब करेंगे एक्स करेंगे तो वाई मेरा कॉन्स्टेंट यानी 0 के थ्रू होगा। ठीक है, वाई 0 हो जाएगा, और जब वाई में करेंगे लिमिट अप्रोच कराएंगे तो एक्स मेरा 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? तो पहले इसको कर लेते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0। ठीक है, एट ओरिजिन करें इसलिए 0। ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा एफ, यानी कि आप एफ यहाँ पे यू है तो यू, और एक्स कामा 0 माइनस यू 0 कामा 0 एट ओरिजिन अपॉन, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स। क्लियर हो गया? अब इसमें रख लेते हैं फंक्शन, तो रिप्लेस कर दीजिए वैल्यू, तो आराम से आप राइट करिए। तो देखिए जब x की वैल्यू x हो जाएगी और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इसमें, तो वैल्यू तो हमारे लिए लास्ट में 0 निकलेगा, और 0 रखेंगे दोनों तो भी 0 निकलेगा, अपॉन में x, और लिमिट अप्रोच कर रही है मेरे कहाँ से, x अप्रोच टू 0, तो वैल्यू तो हमारी 0 मिलेगी। ठीक है, इसको कर लेते हैं एक बार, राइट, और इसको कर लेते हैं। राइट, चलो ठीक। अब यहाँ से देख लेते हैं, सॉरी यू ही है, मैंने भी लिख दिया, यहाँ पे यू है। ठीक है, अब देखते हैं अब इसमें क्या होगा। अब मैं y के थ्रू कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे y के थ्रू कर रहा हूँ, तो y हो जाएगा, तो ये मेरा इधर चेंज हो जाएगा पॉइंट, तो 0 कामा क्या हो जाएगा, 0 कामा y हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा y, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ से कहानी मेरी क्या होगी, अब उसको देख लेते हैं। तो यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो भी 0 मिलेगा, 0 माइनस 0 अपॉन y, रिप्लेस करके देख लो 0 मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा आपका 0। अब v देख लेते हैं, एंड आल्सो डेल वी अपॉन डेल एक्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो 0 ही है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। डेल वी अपॉन डेल वाई की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब सी आर इक्वेशन देख लीजिए। सो सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाई, सी आर इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट ओरिजिन। भाई क्यों सेटिस्फाई है, सभी 0 हैं तो डायरेक्टली भाई वो तो सेटिस्फाई हो ही जाएगा। ठीक है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो जाएगी। यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू आई इक्वल टू माइनस वी एक्स, ऑफकोर्स सेटिस्फाई हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चेक करते हैं, एनालिटिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एक कहानी तो मेरी खत्म हो गई, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, बिल्कुल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा जो मेन कहानी ये है कि अब ये मेरा एनालिटिक क्यों नहीं है। देखो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, मैंने आपको पहले बोला था कि आप इतने से डिस्कस नहीं कर सकते हैं कि मेरा एनालिटिक होगा कि नहीं होगा, तो इतना तो मेरा हो रहा है। ठीक है, अब हम अगला जो पॉइंट करने वाले हैं उससे हम ये डिसाइड करेंगे कि ये एनालिटिक होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट क्लियर हो गए, कौन सा, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, और ये मेरे पार्शियल डेरिवेटिव भी क्या हो गए, एग्जिस्ट हो गए। ठीक है, ये भी मेरे एग्जिस्ट हो गए। लेकिन अभी भी हम कह नहीं सकते हैं कि मेरा ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, क्योंकि तीसरा पॉइंट अभी हमने नहीं चेक किया। तो नेसेसरी केस हम देख रहे हैं। ठीक है, नेसेसरी केस एनालिटिक है नहीं है, क्लियर नहीं है, तो नेसेसरी केस में इसको डिफरेंशिएबल चेक कर लेंगे। एट दिस पॉइंट
और तब हम डिसाइड करेंगे कि नहीं हाँ ये मेरा मतलब एनालिटिक है, ठीक है। अदरवाइज ऐसे नहीं कर सकते। क्लियर हो गया ना। तो अब हम लोग चेक करें डिफरेंशियबिलिटी। तो नाउ एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू जीरो, ठीक है। जेड टेंस टू जीरो, जेड की रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फंक्शन का कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली, और माइनस एफ जीरो अपॉन जेड। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रख लेते हैं भाई। लिमिट ऐसे भी कर सकते हो, ये नहीं कि ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। एफ जेड को रख लो भैया, अंडर रूट मॉड एक्स वाई माइनस एफ जीरो की वैल्यू रखेंगे तो जीरो अपॉन जेड, ठीक है। यहाँ से लिमिट जेड टेंस टू जीरो, ये हो गया अंडर रूट मॉड एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई। अब यहाँ से क्या कर दें, पुट कर दें, क्योंकि लिमिट एडजस्ट करानी है मुझे, ठीक है। तो पुट कर दें हम y इक्वल टू एम एक्स, तो y इक्वल टू एम एक्स रख रहे हैं, तो लिमिट, अब ये पूरा फंक्शन किसके फॉर्म में हो गया, एक्स के फॉर्म में हो गया, तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो कर लो, क्या दिक्कत है ना। तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट एक्स इंटू एम एक्स अपॉन यहाँ से एक्स इंटू एक्स प्लस आयोटा एम एक्स। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, है ना। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, यहाँ से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर बाहर कर लो तो एक्स हो जाएगा, एक्स अंडर रूट एम हो जाएगा अपॉन, यहाँ से बाहर कर लेंगे एक्स तो हो जाएगा मेरा वन प्लस आई एम, ठीक है। एक्स एक्स मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब लिमिट अप्रोच करेगी नहीं क्योंकि एक्स तो मेरा खत्म हो गया, तो यहाँ से डायरेक्टली हो जाएगा कि अंडर रूट एम अपॉन वन प्लस आई एम। यहाँ पे देखो ये इसकी जो वैल्यू है वो एम पर डिपेंड हो गई, ठीक है। एफ डैश जेड की वैल्यू किस पे डिपेंड हो गई, एम पर डिपेंड हो गई। तो वी कैन नॉट से किसकी वैल्यू यूनिक आएगी, है ना। तो यूनिक तो आएगी, इज नॉट यूनिक, इज नॉट यूनिक। जब यूनिक नहीं होगा मेरे पास इसकी वैल्यू, भाई एम की अलग अलग वैल्यू होंगी तो अलग अलग कर्व मिलना चाहिए। मान लो एम इक्वल टू वन आया तो कर्व मिले, मुझे मिल गया वाई इक्वल टू एक्स, पॉइंट इसकी वैल्यू अलग हो गई। फिर मान लो एम इक्वल टू टू आया, वन आया फिर टू आया, तो मुझे मिल गया वाई इक्वल टू टू एक्स, मुझे अलग मिल गया। मतलब अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग वैल्यू। हमने क्या बताया था, वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए, अलग अलग पाथ से आए फिर भी वैल्यू एक ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो अलग अलग वैल्यू आ रही है, अलग अलग पाथ के लिए अलग अलग वैल्यू, तो इसलिए हमारा ये यूनिक नहीं होगा, ठीक है, इज नॉट यूनिक। तो अगर ये यूनिक नहीं है तो सिंपल सी बात है कि एफ जेड मेरा क्या होगा, इज नॉट डिफरेंशिएबल। एट ऑरिजिन अगर ये मेरा डिफरेंशिएबल नहीं है तो मैं अब, भाई मेरी तीन कंडीशन होती है नेसेसरी केस में, ठीक है। मान लिया पहली हो गई हमारे पास कि इसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होने चाहिए रियल और इमेजिनरी पार्ट के, पहली हो गई। दूसरी हो गई सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, एंड तीसरी हो गई कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए उस पॉइंट पर, ठीक है। तो डिफरेंशिएबल कहाँ है, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट हो रहा है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो तीसरी कंडीशन मेरी फेल होती है, इसलिए हमारा क्या होगा, एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। दो चार एग्जांपल और देखते हैं और क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा कि कोई फंक्शन है मेरे पास, वो मेरा क्या है, कंटिन्यूअस है सभी जगह पर, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा एनालिटिक नहीं है। तो कंटिन्यूअस है सभी जगह पर, एनालिटिक नहीं है भैया, क्यों नहीं है भाई, तीन केसेस मेरे पास होते हैं। कंटिन्यूअस से पक्की बात है, सफिशिएंट केस की बात कर रहा होगा ना। तो सफिशिएंट केस मेरा क्या होता है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव मेरा क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट पर। और लास्ट पॉइंट मेरा होता है कि उसको सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर वो फंक्शन, सिंपल सी बात है, इधर से थोड़ा माइंड लगाएं, तो अगर वो फंक्शन मेरा क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, और पार्शियल डेरिवेटिव भी मान लो एग्जिस्ट हो गया, तो एक ही कंडीशन लास्ट में बचती है जो नहीं हो पा रही होगी, मतलब सीआर इक्वेशन। तो पक्की बात है वो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। तो चेक करते हैं, देखते हैं कि कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। चलो इसके सोल्यूशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। सोल्यूशन मेरा क्या होगा इसका, फंक्शन मेरे पास है भैया एफ जेड इक्वल टू एक्स वाई प्लस आयोटा वाई, राइट। अब यहाँ पे अगर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट की बात करें तो रियल पार्ट मेरे पास आया एक्स वाई एंड इमेजिनरी पार्ट मेरे पास आया वाई। अगर दोनों फंक्शन की बात कर रहे हैं तो दोनों क्या है, बोथ आर पॉलिनोमियल्स, बोथ पॉलिनोमियल्स। क्लियर हो गया ना, सिंपल जान लो, ये दोनों क्या है, पॉलिनोमियल्स हैं। अगर ये दोनों पॉलिनोमियल्स हैं, पॉलिनोमियल्स हैं, तो मतलब तो पक्की बात है ये दोनों क्या होंगे, यू एंड बी आर कंटिन्यूअस, ठीक है, एट एवरीवेयर।
कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। हमने आपको लिखवाया था पॉइंट, आपको याद है ना? तो मैंने कहा था ना सभी पॉलिनोमियल क्या होते हैं कंटिन्यूअस है सभी पॉइंट पर, जेड के सभी पॉइंट के लिए वो क्या होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं। अगर ये मेरे कंटिन्यूअस है तो हम कह सकते हैं कि एफजेड मेरा क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। सो इम्प्लाइज दैट मैं कह सकता हूँ कि एफजेड मेरा क्या होगा इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट टाइम ही बता रहा हूँ। तो मेरा हो गया। सेकंड पॉइंट है कि रियल इमेजिनरी पार्ट जो मेरे पास आए हैं उनका पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं। यू एक्स निकालो भैया, यानी कि इसको एक्स रिस्पेक्ट में करोगे वाई मेरा कांस्टेंट हो जाएगा तो वाई आ जाएगा, ठीक है। वाई रिस्पेक्ट में करोगे कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा। सिमिलर वे को एक्स रिस्पेक्ट में करोगे 0 आ जाएगा, वाई के रिस्पेक्ट में करोगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखो भाई यहाँ तक समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम लोग देखेंगे तो यू एक्स इक्वल टू वी वाई होना चाहिए था, क्या है क्या नहीं है। एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स होना चाहिए था, क्या है क्या नहीं है। अगर नहीं है तो हम कह सकते हैं सी आर इक्वेशन आर नॉट सेटिस्फाइड, सी आर इक्वेशन आर नॉट सेटिस्फाइड, राइट। तो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई मेरे नहीं हुए। पार्शियल डेरिवेटिव जिस तो हो गए थे देखो ध्यान से, और सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो भी मैं कह सकता हूँ एनालिटिक नहीं होगा। हेंस अब हम लोग कह सकते वी कैन से दैट एफजेड इज नॉट एनालिटिक। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि W इक्वल टू लॉग जेड, फाइंड dW upon dz एंड डिटरमाइन वेयर W इज ए नॉन एनालिटिक। क्लियर हो गया। सो इसको सोल्यूशन कैसे देंगे वो समझ लीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डाल लो, अच्छा एग्जांपल बोल लो चाहे क्वेश्चन बोल लो, ठीक है। यहाँ पर हमारा सोल्यूशन ये होगा कि हमारे पास गिवन क्या है कि गिवन फंक्शन W इक्वल टू लॉग जेड, W इक्वल टू लॉग जेड बाई जेड की वैल्यू क्या होती है एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, ये हो गया। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। क्या होता है भाई, फिर होता है 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है, क्लियर हो गया। और क्या होता है, और प्लस आई यानी कि tan इनवर्स वाई बाई एक्स, ये मेरा होता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, एनालिटिक चेक करना है तो काम तो आपके पुराने वही रहेंगे भाई, काम चेंज होने वाले नहीं है, ठीक है। बाकी सारे काम आप करते जाएं धनाधन साथ ही साथ हमारे, तो क्या हो जाएगा भाई, सिंपल तरीके से देखेंगे इसको हम। तो रियल इमेजिनरी पार्ट रिड्यूस कर लें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रियल पार्ट क्या हो जाएगा मेरा यू एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, एंड आल्सो वी एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या कर लेंगे, इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, देखते हैं जिस नहीं होता है 1/2, इसका कर लेंगे तो लॉग क्या होता है 1/x होता है, एक्स रिस्पेक्ट में करें वाई को कांस्टेंट की थ्रू ट्रीट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, इसका अगेन कर लेंगे तो 2x आ जाएगा, ठीक है। उसे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका देख लेते हैं, इसका क्या करने वाले हैं हम, इसका भी एक्स रिस्पेक्ट में कर लो तो हो जाएगा tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो जाए तो क्या होता है भाई, एक्स रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाता है 1 डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्योंकि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर मेरा ऊपर चला गया, ठीक है। और इसका अगेन करेंगे तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हमने एक्स रिस्पेक्ट में दोनों निकाल लिए, अब हम लोग निकालेंगे वाई रिस्पेक्ट में, इसका जरा वाई रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर वही चीज़ एक्स वाला कांस्टेंट हो जाएगा तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगेन कर लेंगे तो 2y आ जाएगा, इधर 2 से 2 मेरा फिनिश हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से करेंगे जरा वी वाई निकाल लें जरा क्या हो जाएगा,
तो वही तरीका है हमारे पास, एक्स स्क्वायर ऊपर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया इधर, ठीक है। और वाई करेंगे तो हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ये मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हम लोग देखते हैं भाई, हमारे तो हमने ये देख लिया कि मेरे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट हो रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो हमारी क्लियर हो गई कि पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो रहे हैं, एग्जिस्ट हो रहे हैं। अब सीआर इक्वेशन देख लें, सेटिस्फाई हो रहे नहीं हो रहे हैं। एक बार देखो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे नहीं हो रहे हैं, आर सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड सिंस हमने ये बोला है कि सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई, देख लेते हैं, सच में देखते हैं कर रहा है नहीं कर रहा है। ये इसके इक्वल है, तो मतलब ux इक्वल टू वी वाई, एंड ये ठीक है, इस कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, किस कंडीशन को, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। कर रहा है नहीं कर रहा है, अफकोर्स कर रहा है भाई। तो मतलब सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई है, कोई दिक्कत है। तो दो केस तो सॉल्व हो गए भाई। तीसरा डिटरमाइन करने के लिए बोल रहा है, तो पक्की बात है कि हम इसका डिटरमाइन कर सकते हैं क्या, तो जरा हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं। तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस आई वाई होता है मेरा, सॉरी आई बी, ठीक है। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, वैसे एक फॉर्मूला होता है डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल, सॉरी डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स होता है, ऐसा होता है, लेकिन आप इसके मेथड्स लगा लें, ठीक है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स हो जाएगा, और प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, ठीक है। एक तो मेथड है कि आप ऐसे करें, डायरेक्टली करें कि डायरेक्टली मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, वहां से करेंगे लॉग जेड का क्या होता है 1/z होता है, डायरेक्टली आंसर हो गया कि डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू 1/z डायरेक्टली आंसर है, ठीक है। लेकिन इस तरीके से निकाल लेते हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता है, ठीक है। एग्जिस्ट हो जाएगा, अगर वैल्यू यूनिक आ रही है इसकी तो मतलब एग्जिस्ट हो गया, डायरेक्टली निकाल लो भैया। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, ठीक है। ऐसे डिटरमाइन करने के लिए बोल रहा है, तो मतलब से सॉरी इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तभी तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट होता होगा, तभी तो मेरा हो रहा है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है डिफरेंस बिल तो वही है मेरा। फिर हम लिखते हैं यू एक्स वैल्यू मेरे पास क्या है, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा, ठीक है। इसकी वैल्यू भाई क्या है मेरे पास, इसकी वैल्यू है माइनस का वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो लिखते हैं तो एक्स माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से कहानी ये आती है कि एक्स, ठीक है, इसको मैं बोलूँगा जेड बार अपॉन, भाई ये जेड बार होता है, जेड इक्वल टू अगर एक्स प्लस आई वाई है तो जेड बार इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस आई वाई होगा, जेड बार हो गया। इसको बोलूँगा मार्ट जेड का स्क्वायर, बिकॉज मार्ट जेड का स्क्वायर यूज होता है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एक चीज़ और, मार्ट जेड का स्क्वायर इक्वल टू अपने पढ़ा जेड इंटू जेड बार, पढ़ा नहीं पड़ा, तो मार्ट जेड का स्क्वायर 0 पे मैं लिख सकता हूँ जेड इंटू जेड बार, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। जेड बार से जेड बार मेरा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से हो गया 1/z, तो यानी इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई है 1/z। चलो भैया इसकी वैल्यू फाइंड हो गई 1/z। वैसे भी डायरेक्टली निकाला तो log z का फॉर्मूला क्या होता है, 1/z होता है। तो डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट हो गया, ये भी हो गया। आप देखें एक चीज़ को, डेरिवेटिव में अगर आप यहाँ से देखते हैं, यहाँ से तो डिफरेंशियल तभी पॉसिबल है, समझना मेरी बात को, ये तो कहानी समझ में आई गई। तो यहाँ से देखो, ये डिफरेंशियल तभी पॉसिबल है जब मेरा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये है कि इनमें से भाई कोई एक नॉन जीरो होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स चाहे नॉन जीरो हो तो वाई जीरो होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर दोनों ही जीरो हो जाए तो प्रॉब्लम है। तो मतलब एक पॉइंट पर ही हमारा क्या होगा, एक पॉइंट पर डिफरेंशियल नहीं होगा। वो पॉइंट कौन सा है जिसको इन दोनों को जीरो कर दें, है ना भाई। मुझे भी फाइंड करना है ना कि किधर वो मेरा नॉन एनालिटिक होता है। तो एक ही पॉइंट मुझे भाई एक्स हमारा चेंज होगा और वाई हमारा क्या है, देखो एक्स अगर जीरो हो गया और वाई नॉन जीरो रहे तो ये नॉन जीरो ही रहेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इस केस से में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ से देखो कि एक्स इक्वल टू जीरो रख दें हम और वाई हमारा सॉरी एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो रखें तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इस केस से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर दोनों जीरो रख दें तो यहाँ पे प्रॉपर्टी फेल हो जाती है। और मेरा मैंने पहले बता दिया था डिनोमिनेटर मेरा जीरो नहीं होना चाहिए, और डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो मतलब डिफरेंशियल एग्जिस्ट होगा ही नहीं मेरा, ठीक है। डिफरेंशियल एग्जिस्ट नहीं होगा, आई थिंक ये पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं होंगे, डिफरेंशियल भी एग्जिस्ट नहीं होगा। तो यानी कि दोनों बातें हमारी लटक जाएगी किसी एक पॉइंट पर। वो पॉइंट हमारा क्या है, वो पॉइंट ये है
कि जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा क्या कर दे, जीरो कर दे। वो पॉइंट एक ही है, क्या, ओरिजिन। क्या है भैया, ओरिजिन। तो ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट मिल रहा है जो हमारे पार्शियल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे और हमारा ये डेरिवेटिव भी यानी कि डिफरेंशिएबल भी एग्जिस्ट नहीं होगा। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया है कि किस पॉइंट पे हमारा नॉन एनालिटिक होगा, तो होगा एट ओरिजिन। एट ओरिजिन। तो सारे पॉइंट निकल आए। तो ओरिजिन पर ये क्या होगा, मेरा एनालिटिक नहीं होगा और इसकी वैल्यू भी फाइंड हो गया और एनालिटिक प्रूफ भी हो गया। क्लियर हो गया। इसको रब किया जाए, कोई दिक्कत है? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। ठीक है, तो वैसे तो मैंने आपको डायरेक्टली बता रखा है, आप चाहो तो उससे कर सकते हो या फिर चाहो तो अपने डिफरेंशियल डायरेक्टली जनरल जो डेफिनेशन है उससे भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने जो रूल बताया था उससे भी कर सकते हो कि एफ जेड अपॉन जी जेड है, तो उससे हम लोग कर लें। ठीक है ना, तो जो हमने फॉर्मूला बताया था, रूल बताया था, ठीक है, कॉन्स्टेंट रूल, उससे भी कर सकते हो। वो भी जिस्ट होगा, किसी एक पॉइंट के लिए फेल होगा, वो सिंपल से तुम्हें मैंने एक ट्रिक भी बता दिया था उससे, है ना। और या मैं इसको आपको जनरल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कराना चाहूँ, उससे भी कर सकते हो। क्या होगा भैया कि एफ डैश जेड, ठीक है, जनरल डेफिनेशन एनालिटिक में लगाऊंगा यहाँ पर, जनरल डेफिनेशन, ना नेसेसरी केस ना सफिशिएंट केस, कोई केस ना लगा के हम क्या लगाएंगे, जनरल कंडीशन इसकी लगा देंगे। ठीक है, इसके केस में तो मतलब कि डिफरेंशिएबल केस से हम लोग इसको प्रूव करेंगे। क्लियर हो गया ना, खाली डिफरेंशिएबल से हम इसको बता देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ डैश जेड निकालो भैया इसका, तो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल जेड अप्रोच जीरो, एफ किसी पॉइंट को ना लेकर डायरेक्टली चेक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो एफ पर्टिकुलर पॉइंट के लिए नहीं चेक कर रहा हूँ मैं, सभी पॉइंट के लिए चेक कर रहा हूँ, तो पता चल जाएगा किस पॉइंट पे ये फेल होगा। ठीक है ना, तो डेल जेड मेरा अप्रोच करेगा जीरो की हो, तो भैया कर लो लिमिट डेल जेड अप्रोच की टू जीरो, और इसकी वैल्यू रख दो भैया, तो 1 प्लस जेड प्लस डेल जेड अपॉन 1 माइनस जेड माइनस डेल जेड माइनस जेड प्लस डेल जेड, सॉरी डेल जेड, तो 1 प्लस डेल जेड और अपॉन 1 माइनस जेड अपॉन डेल जेड। चलो भाई, अब आगे कैसे कर लेंगे, देखो रेजिस्टेंस जीरो, कुछ ऐसा करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने का थोड़ा सिंपल वे ढूंढ लेते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो, इजी हो गया। करोगे तो इसको मैंने बीच पे नहीं डायरेक्टली कर सकते हो, इसमें कर लो, तो ये डेल जेड और माइनस का जेड इंटू डेल जेड हो गया। ठीक है, माइनस है, सिंबल चेंज करते जाना साथ साथ, तो ये 1 प्लस जेड स्क्वायर, बिकॉज ए स्क्वायर में बी स्क्वायर बनेगा, लेकिन बाहर माइनस लगा, सिंबल चेंज कर लो इसी वक्त, तो ये मेरा बाहर माइनस लगा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा डेल जेड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से हो जाएगा मेरा जेड इंटू डेल जेड। ठीक है, ये हो जाएगा, और अपॉन में मेरे आ जाएगा डेल जेड। डेल जेड ऑलरेडी था, इसका कर लेंगे, तो भाई जो लिखा वैसे लिख दो, तो 1 माइनस जेड और माइनस डेल जेड ये हो गया, और 1 माइनस जेड मेरा हो गया। तो ध्यान से देखें इसमें क्या क्या कैंसिल हो सकता है, वो कैंसिल कर दें ज़रा। ठीक है, ये मेरा कैंसिल हो गया, जो बचा वो लिख दो। यहाँ से हो गया लिमिट डेल जेड अप्रोच टू जीरो, और यहाँ से बचेगा मेरा 2 डेल जेड अपॉन डेल जेड और 1 माइनस जेड माइनस डेल जेड, और यहाँ पे 1 माइनस जेड, डेल जेड मेरा कैंसिल आउट हो गया। लिमिट अप्रोच करा दो भैया से, तो 2 अपॉन 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर, ऐसे आया। अगर आप नॉर्मली कर लेते हैं, हमारा जो फॉर्मूला हमने प्रॉपर्टी बताई तो उससे करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज करते हैं, तो डायरेक्टली देखो, तो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड इक्वल टू डिनोमिनेटर, ठीक है, न्यूमरेटर करेंगे तो 1 हो जाएगा ना, और माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो बात खत्म यहाँ से। ठीक है, अपान डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है, चलो भैया लगा लीजिए उसको, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस जेड प्लस 1 प्लस जेड अपॉन 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ से जेड से जेड कैंसिल हो गया, तो हो गया 2 अपॉन 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड। तो दोनों से देखो आप इजिस्ट हो रहा है मेरा, इसमें भी देखो यूनिक आ गया डायरेक्टली, और उसमें भी हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आपको जो पसंद आए, ये मेरे रूल के अकॉर्डिंग हुआ, जो मैंने रूल आपको भी बताया, और इसके अकॉर्डिंग हो गया। यहाँ से देखो ये मेरा कब फेल होगा, जब यहाँ पे क्या होगा, जेड हमारा डज नॉट इक्वल टू 1 होगा, तब ये हमारा बचा रहेगा, और जैसे जेड इक्वल टू 1 हुआ ये फेल हो जाएगा। तो ये डिफरेंशियल फेल हो रहा है,
जेड इक्वल टू 1, बाकी सभी के लिए डिफरेंसिबल हो रहा है। तो एफ जेड रिजल्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, एफ जेड इज डिफरेंसिबल डिफरेंशिएबल at every point of z, at every point of z with except z equal to 1। यानी z इक्वल टू 1 को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट के लिए हमने बताया था किसी एक पॉइंट की बात करते हैं, किसी एक जिस पॉइंट पे होता है डिफरेंसिबल उसका नंबर क्रिएट कर रहे हैं उस पॉइंट का, और उसके सभी पॉइंट पे क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो सभी पॉइंट पे तो कोई दिक्कत है नहीं, इसको छोड़कर तो हमारा ये क्या होगा, ये हमारा एनालिटिक होगा, कोई दिक्कत नहीं। किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होगा फिर मेरा, तो इस पॉइंट पे मेरा एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है। तो यही डिटरमाइन करना था मेरा किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होगा, बता देना कि एट जेड इक्वल टू 1 पर मेरा एनालिटिक नहीं होगा, अदरवाइज ये एनालिटिक होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका सोल्यूशन भी निकालो, डिटरमाइन करना था। आंसर बता दो भैया, क्या है 2/1 - z का होल स्क्वायर। तो आई थिंक आपको कंसेप्ट मेरा क्लियर हो गया कि हमने इसमें क्या किया है, कैसे क्या करना था, एनालिटिक कैसे दिखाना था, ठीक है। तो पहले हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा आज, क्या क्या हमने सीखा, ठीक है। तो सारी बातें आपको क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा कि एनालिटिक फंक्शन मेरा क्या होता है। तो हमने सीखा कि कोई फंक्शन गिवन होता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन, ठीक है। मान लिया कि भाई कॉम्प्लेक्स फंक्शन पहले क्या होता है कि w इक्वल टू एफ जेड के फॉर्म होता है, जो कि हमारा होता है u, जो कि वो रियल फंक्शन होता है एक्स वाई का, ठीक है, और प्लस आयोटा b, ये भी मेरा क्या होता है रियल फंक्शन होता है एक्स और वाई का। ये क्या होता है रियल पार्ट, ये इमेजरी पार्ट होते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कहानी क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ तक, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, एनालिटिक बताते हैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, वो तभी पॉसिबल है। हमने बताया था कि उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, डिफरेंसिबल होना चाहिए, और साथ ही साथ ठीक है उसका एक नंबरहुड क्रिएट करें, कुछ नंबरहुड मतलब उस पॉइंट का कुछ नंबरहुड क्रिएट कर लें, कुछ नंबरहुड मतलब नहीं पूरा बड़ा, जो भी नंबरहुड क्रिएट करेंगे हम, कुछ छोटा सा बड़ा सा जितना भी नंबरहुड क्रिएट करेंगे उसके सारे पॉइंट क्या होने, सारे पॉइंट पर वो डिफरेंसिबल होना चाहिए। बात समझ में आ गई ना, सारे पॉइंट पे क्या होना चाहिए, डिफरेंसिबल होना चाहिए। तो ये भी हमने डिस्कस किया था, तभी हम कह सकते हैं कि वो मेरा क्या होगा, वो मेरा सिंपल सी बात है एनालिटिक होगा, ठीक है। जब मैंने एनालिटिक कह लिया तो सिंगुलर पॉइंट पे बात भाई एनालिटिक कहा। अच्छा एक बात और, मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो डिफरेंसिबल तो है किसी एक पॉइंट पर लेकिन वो एनालिटिक नहीं है, तो भी आप बता दिए थे, है ना। तो डिफरेंसिबल भाई जैसे कि इसका अभी मैंने जस्ट जो एग्जांपल बताया उस एग्जांपल से ये लगता है कि जो डिफरेंसिबल है वही एनालिटिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया ना क्यों ऐसा नहीं है ना, ये बुकों में डायरेक्टली रिजल्ट देते हैं हाँ ये एनालिटिक है इसको छोड़कर, तो लोग समझते हैं कि डिफरेंसिबल इस पॉइंट पे ना डिफरेंसिबल होगा इसलिए इस पॉइंट पे एनालिटिक भी नहीं है। तो मतलब इस एग्जांपल से अंदाजा लगता है कि मतलब ऐसे एक अंदाजा लगा लेते हैं लोग कि भैया इस पॉइंट पे मतलब डिफरेंसिबल नहीं है, मतलब इस पॉइंट पे क्या होगा एनालिटिक भी नहीं होगा, है ना। तो इससे हमारा ये थ्योरी खुद की थ्योरी क्रिएट हो जाती है कि सभी एनालिटिक जहाँ पे मतलब हर एक पॉइंट पे अगर मतलब जिस पॉइंट पे डिफरेंसिबल है उस पॉइंट पे वो क्या होगा एनालिटिक होगा। तो ये हमने अपने आप से थ्योरी क्रिएट कर लिया, लेकिन ऐसी थ्योरी तो है नहीं इसकी एक्चुअल थ्योरी क्या है कि भैया एक पॉइंट पे मान लो डिफरेंसिबल है, थोड़ा गले में प्रॉब्लम है मेरे, ठीक है, तो आवाज़ की थोड़ी इशू हो रही होगी तो मैनेज करो, ठीक है। तो डिफरेंसिबल है एट जेड नॉट, और हमने क्या बोला कि इस पॉइंट पे आप क्या करें, इसमें कुछ नंबरहुड क्रिएट कर दें, कुछ ऐसा नंबरहुड क्रिएट कर दें जितना छोटा जितना भी आप कर पाएँ, कोई एक ओपन सर्कल से ड्रा कर लें, ठीक है। लेकिन जो भी आप नंबरहुड क्रिएट करेंगे उसके सारे पॉइंट क्या होने चाहिए, उस सारे पॉइंट पर ये डिफरेंसिबल होना चाहिए। तो मैं कहूँगा मतलब तब मैं कहूँगा अगर इसके सारे पॉइंट पर क्या है डिफरेंसिबल है तब मैं कहूँगा कि फंक्शन मेरा क्या होगा एनालिटिक होगा। ये है मेरा कंसेप्ट। एग्जांपल के तौर पे मैंने एक आपको दिया था कि अगर कोई पूछ ले काउंटर एग्जांपल दो भैया, क्यों हम माने ऐसे तुम्हारी बात, तो आप एग्जांपल दे देना कि मॉड जेड स्क्वायर मेरा डिफरेंसिबल तो है, ठीक है, एट ओरिजिन, लेकिन ये मेरा एनालिटिक नहीं है। और ये एनालिटिक ये केवल डिफरेंसिबल होगा, केवल इसी पॉइंट पर डिफरेंसिबल होगा, ठीक है ना। लेकिन एनालिटिक बिल्कुल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जैसे इस पॉइंट पर आप नंबरहुड क्रिएट करते हैं तो कुछ ऐसे पॉइंट आते हैं जिस पर ना तो डिफरेंसिबल होगा ना कुछ होगा। अगर डिफरेंसिबल ही नहीं होता इसके कुछ भी नंबरहुड क्रिएट करो, कितना भी छोटा नंबरहुड क्रिएट करो, कितना भी छोटा नंबरहुड क्रिएट कर दो भाई, जेड इक्वल टू 0 के अलावा कुछ तो पॉइंट आएंगे, और जो जितने पॉइंट आएंगे उस सारे पॉइंट पर ये नंबरहुड मतलब ये क्या होना चाहिए एनालिटिक, वो डिफरेंसिबल होना चाहिए। तो डिफरेंसिबल कहाँ होगा भाई, केवल इसी पॉइंट पे डिफरेंसिबल है तो नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि भैया हमारा क्या है
कि एनालिटिक नहीं, क्योंकि वो इसके अलावा किसी और पॉइंट पर डिफरेंशियल है ही नहीं है, ठीक है ना, तो एनालिटिक भी बिल्कुल नहीं हो सकता। अब तो कहानी क्लियर हो गया ना, तो इस एग्जांपल से आप क्रिएट कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, उस पॉइंट पे आप थोड़ा ध्यान दें, ठीक है, उस पॉइंट पे समझें। जैसे मान लो अभी इसी के पीछे वाला जस्ट हमने बताया, जो एग्जांपल दिया इसके जस्ट पीछे वाला, ठीक है, क्या एग्जांपल दिया था मैंने कि एफ जेड इक्वल टू 1 + z अपॉन 1 - z, ठीक है, ये क्या है, इज एनालिटिक, एनालिटिक एवरीवेयर, एक्सेप्ट एट z इक्वल टू 1, यानी z इक्वल टू 1 पर मेरा एनालिटिक नहीं है। तो जिस पॉइंट पर ये मेरा एनालिटिक नहीं है वो वाला पॉइंट, यानी जिस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है वो पॉइंट मेरा क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट होगा। क्या होगा मेरा, सिंगुलर पॉइंट होगा। इसकी डीप थ्योरी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस पॉइंट से आप क्लियर कर लें सिंगुलर पॉइंट मेरा क्या है कि इस पॉइंट पर मेरा एनालिटिक नहीं है। तो इस पॉइंट पर जब मेरा एनालिटिक नहीं है तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे, ठीक है, यही मेरा सिंगुलर पॉइंट होता है, ठीक है। रेगुलर पॉइंट क्या होता है भाई, जो सिंगुलर पॉइंट होंगे वो रेगुलर पॉइंट नहीं होंगे, जो रेगुलर पॉइंट होंगे वो सिंगुलर पॉइंट होंगे। सबसे बड़ी बात तो ये जान लो आप, ठीक है। और रेगुलर पॉइंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी यार अगर रेगुलर पॉइंट में एक्सप्लेन करने बैठूंगी, उसकी खुद की डेफिनेशन होती है। फिर रेगुलर पॉइंट के अकॉर्डिंग फिर हम एनालिटिक को भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब रेगुलर पॉइंट डिफाइन करेंगे जैसे हम, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम एनालिटिक फंक्शन को फिर से डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सिंगुलर पॉइंट को क्या कहते हैं, समझ में आ गया ना, जिस पॉइंट पे वो हमारा एनालिटिक फंक्शन फेल होता है वही पॉइंट मेरा क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट होता है। ये हो गया सिंगुलर पॉइंट की डेफिनेशन। चलो भैया, अब मैं आपको बता दूं है ना, एंटायर फंक्शन मैंने बताया था आपको, एंटायर फंक्शन हमने बताया था कि ऐसा फंक्शन, ठीक है, अगर ये मेरा एंटायर फंक्शन है तो पक्की बात है ये क्या होगा, इज एनालिटिक होगा, एनालिटिक एट एवरीवेयर, यानी कि जेड के सभी पॉइंट के लिए, ठीक है, एनालिटिक एवरीवेयर ऑफ एवरी पॉइंट ऑफ जेड, ठीक है, एनालिटिक इन डी या इन, ये बोल सकते हो एवरी पॉइंट ऑफ डी, ठीक है। तो कुछ ऐसे डिफाइन कर लो, ये जान लो एनालिटिक होना चाहिए सभी जगह पर, एनालिटिक मेरा ये होना चाहिए, तभी मैं कहूँगा वो फंक्शन मेरा क्या एंटायर फंक्शन है। अब एंटायर फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं, तो उसके लिए एग्जाम्पल, सबसे पॉलिनोमियल आप बता सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि पॉलिनोमियल भी मेरा क्या है, एनालिटिक है सभी जगह पर। क्या है मेरा ये मेरा एंटायर फंक्शन हो सकता है जो ऊपर मैंने लिखा, तो एंटायर फंक्शन नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसमें एक पॉइंट मेरा छूट रहा है, ठीक है ना। तो ये मेरा होगा एंटायर फंक्शन हो जाएगा। दूसरा आप बता सकते हैं यहाँ पर रेशनल फंक्शन, पी जेड इक्वल टू क्या होता है आप जानते हैं, समेशन हो गया, ठीक है, आई इक्वल टू 0 to n हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, ए आई हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, जेड की पावर आई हो गया, और यहाँ पे n क्या है, n इज ए नॉन नेगेटिव है, n इज ए नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ से पूरी कहानी हमने क्लियर कर दी आपकी, ठीक है। और रेशनल अगर बात कर लें, रेशनल, ठीक है, रेशनल फंक्शन ये पॉलिनोमियल हो गया, और रेशनल फंक्शन की बात कर लो, पॉलिनोमियल फंक्शन क्लियर हो गया, रेशनल फंक्शन। अच्छा, रेशनल फंक्शन जो मेरे होते हैं वो मेरे क्या होते हैं, पी जेड अपॉन क्यू जेड के फॉर्म में होते हैं, और साथ साथ जेड के किसी भी वैल्यू के लिए मेरा 0 नहीं होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है। तो मैं कहूँगा कि वो मेरे रेशनल फंक्शन, जो भी मेरे रेशनल फंक्शन होता है, ठीक है, ऐसे इस पॉइंट की हम बात ना करें भाई, इस पॉइंट को छोड़कर बोला गया ना, तो ये डायरेक्टली कंडीशन अगर दे दिया जाए तो इसके लिए तो फिर सारे पॉइंट के लिए मेरा हुआ ना, अगर ये ऐसा बोल दिया गया कि ऐसा नहीं है तो मतलब फिर ये सभी पॉइंट के लिए हो गया, तो इसके सभी पॉइंट के लिए होगी, क्योंकि हमने साफ साफ बोल दिया जेड इक्वल टू 1 है, तो हमने क्या सभी पॉइंट पे हो गया, तो ये मेरा एंटायर फंक्शन हो जाएगा। तो कहने मतलब जो रेशनल फंक्शन होते हैं, जैसे कि अब एग्जांपल ये देखा जाए तो ये मेरा रेशनल फंक्शन है, क्या है मेरा, ये रेशनल फंक्शन है, खाली जेड के किसी पॉइंट के लिए जो जिसे नहीं होता उसको छोड़कर, तो हमने ये पॉइंट छोड़ दिया ऑलरेडी, ठीक है। तो मेरा क्या होगा, रेशनल फंक्शन होगा, ये मेरा क्या होगा, एनालिटिक होगा, एवरीवेयर होगा, जो एनालिटिक एवरीवेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटायर फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैंने उसको एंटायर फंक्शन बोलते हैं। तो आई थिंक एंटायर फंक्शन क्लियर हो गया, डिफरेंशियल क्लियर हो गया, ठीक है। अब सीआर इक्वेशन जान लेते हैं क्या होता है, सिंगुलर पॉइंट भी क्लियर हो गया, अब सीआर इक्वेशन जान लो क्या होता है। सीआर इक्वेशन के दो केसेस होते हैं, नेसेसरी कंडीशन होता है और एक होता है सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन होता है, नेसेसरी कंडीशन के थ्रू हम ये सीखते हैं कि मान लो कोई फंक्शन है, अगर हम एफ जेड टू बी एनालिटिक, एफ जेड टू बी एनालिटिक, अब इसको हम एनालिटिक कब बोलते हैं ये भी जान लो, एनालिटिक
समझना। एनालिटिक कब बोलेंगे, जिसके हमारे पास केसेस होंगे। पहला केस क्या होगा भाई, ये पहला केस हमारे पास क्या हो जाता है, पहला कैसे हो जाता है कि इसके नेसेसरी केस है तो डिफरेंशियल दिखाओगे, है ना, तो डिफरेंशियल हमने दिखा दिया। फिर दूसरा क्या हो गया, इसके पार्शियल डेरिवेटिव का तो एग्जिस्ट होना चाहिए। तीसरा क्या हो गया कि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। सीआर इक्वेशन क्या होता है, सीआर इक्वेशन होता है कि ux इक्वल टू वी वाई एंड uy इक्वल टू माइनस का vx, ये क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये कंडीशन हो गई। उसके बाद सफिशिएंट कंडीशन मेरे पास आ जाती है। सफिशिएंट कंडीशन ये होती है कि भैया जी मेरा कंटिन्यूस होना चाहिए, जिस डोमेन में आप निकाल रहे हैं उस डोमेन पर ये कंटिन्यूस होना चाहिए। पार्शियल डेरिवेटिव ux हो गया, uy हो गया, vx हो गया, vy हो गया, भी एग्जिस्ट होने चाहिए। क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होने चाहिए। तीसरा हो गया मेरा कि इसका सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ये सफिशिएंट कंडीशन होता है। अगर ऐसा होता है तो मैं डायरेक्टली कहूंगा कि वो एनालिटिक है, ठीक है, वो फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है। तो ये था आज का लेक्चर। आई थिंक एनालिटिक पर अब बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। अब मैं नेक्स्ट कंजुगेट फंक्शन की बातें करूंगा, ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन की बातें करूंगा, ऑर्थोगोनल फंक्शन, है ना, ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी जो भी है, यानी जितने भी आगे आने वाली प्रॉपर्टीज हैं उन पे डिस्कस होंगी इसी चैप्टर के थ्रू, ठीक है। उसके बाद सेशन नेट के क्वेश्चंस। तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।